आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को भारतेंदु युग के नामकरण की सार्थकता पर अपना विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। ध्यान दें, हिंदी साहित्य इतिहास का आधुनिक काल का प्रथम चरण, जिसका समय 1850 से 1900 तक माना जाता है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार इस प्रथम चरण के कालखंड को ही भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु काल के नाम से अभिहित किया गया। प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण और साहित्य के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के कारण इस काल का नामकरण युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। वस्तुतः जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हिंदी गद्य का निर्माण उस युग में हो रहा था, उस वक्त ऐसे व्यक्तित्व की नितांत आवश्यकता थी जो ऐतिहासिक प्रगति को सहयोग दे सके। इस राष्ट्रीय चेतना को पहले पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के ने पहचाना और हिंदी गद्य के माध्यम से उसे अभिहित भी किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए यह आवाज उठाई कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा के मूल। उनकी यही आवाज इतनी दूर तक और देर तक गूंजी कि उसके प्रभाव स्वरूप उनके आसपास सहयोगी साहित्यकारों की मंडली इकट्ठी हो गई। इस मंडली ने उनके नेतृत्व को स्वीकारा और हिंदी साहित्य के विकास में प्राणपण से जुट गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्र के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। भारतेंदु ने साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ लगा दिया। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खास मंडल तैयार हो गया। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रगति की परख थी। यहाँ ध्यातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक युग के इस काल को गद्य काल के रूप में माना और गद्य के प्रवर्तक का नेतृत्व करने का सारा श्रेय भारतेंदु को ही दिया। गद्य के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु को स्वीकारने का अप्रत्यक्ष अर्थ यह हुआ कि उन्होंने इस युग का नेतृत्व भारतेंदु के हाथों सौंपने पर सहमति दी। शुक्ल जी की स्थापना के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने इस काल का नामकरण भारतेंदु युग कर दिया। इस युग के समग्र साहित्यिक विकास को भारतेंदु युग के परिप्रेक्ष्य में देखने परखने का सिलसिला चल पड़ा। हिंदी साहित्य के क्षितिज पर जिस समय भारतेंदु का उदय हुआ, वहीं खड़ी बोली गद्य के माध्यम से अपनी योग्यता और श्रेष्ठता प्रमाणित कर चुकी थी। इसके बावजूद हिंदी गद्य के लिए निष्कंटक मार्ग नहीं था। शासकों की कूटनीति, मुसलमानों के विरोध और शासक वर्ग के अंधभक्तों के कारण हिंदी भाषा के स्वरूप पर ग्रहण लग चुका था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के समर्थक थे। सरकारी नौकरी में शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी थे। उन्होंने नागरी लिपि में सरल और स्वाभाविक हिंदी की शैली का समर्थन किया, लेकिन इस शैली का विरोध होने लगा तो उन्होंने अपनी पक्षधरता बदल दी। हिंदी भाषा को अरबी फारसी के शब्दों से इतना बोझिल कर दिया कि उनका हिंदीपन ही गायब हो गया। राजा जी के इस कारनामे का प्रतिफल यह हुआ कि सर सैयद अहमद खां और गारसा दत्तासी जैसे उर्दू समर्थक को भी बल मिल गया। लेकिन इसके ठीक विपरीत राजा लक्ष्मण सिंह ने अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता पर जोर दिया। यह विकट स्थिति थी जिसमें हिंदी भाषा दो अतिवादियों के कारण विकृत और अग्राह्य हो गई रही थी। इस वक्त भारतेंदु का उदय हुआ और हिंदी पर लगा ग्रहण छटने लगा। भारतेंदु ने दोनों शैलियों के बीच मध्यम मार्ग निकाला।
दोनों शैलियों का सम्यक संस्कार कर एक अद्भुत रचना प्रणाली का प्रणयन किया। सामान्य बोली में समाहित उर्दू फारसी के शब्दों को स्वीकार किया और संस्कृत शब्दों के तद्भव रूपों को भी भाषा के लिए अनिवार्य बताया। ये शब्द नित्य की भाषा में प्रयुक्त होने के कारण पहले से ही ग्राह्य थे, इसीलिए भाषा अधिक भाव व्यंजन और व्यावहारिक हो गई। दोनों शैलियों के बीच एक ऐसा सफल सामंजस्य स्थापित हुआ कि भाषा में एक नई शक्ति, नया जीवन आ गया। भाषा सर्वग्राह्य हो गई और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा की चमक फीकी पड़ते पड़ते अंततः समाप्त हो गई। हिंदी गद्य के सर्वमान्य स्वरूप के निर्माण में भारतेंदु की भूमिका को महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उनके युग के गद्य लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला निवास दास, केशव दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि की महत्ता को भी नकारा नहीं जा सकता। इन लेखकों में कई हस्ताक्षर ऐसे हैं जिन्होंने भारतेंदु के अस्त हो जाने के बाद भी हिंदी गद्य आंदोलन की ध्वजा कभी झुकने न दी। इनमें से अधिकांश लेखक भारतेंदु की तरह किसी न किसी पत्रिका के संपादक थे या उनसे संबद्ध सक्रिय लेखक। सन 1873 से 1900 तक लगभग 350 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। इन पत्रिकाओं के कारण ही इस युग के लेखकों ने सामाजिक रचनाएं ज़्यादा लिखी, इसलिए पुस्तक रूप में रचनाओं के प्रकाशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बावजूद इस युग के नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि की प्रारंभिक कृतियों का प्रकाशन भी हुआ, लेकिन कृतियों की तुलना में गद्य का विकास पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निश्चय ही ज़्यादा हुआ। इसके पीछे मूल नेतृत्व भारतेंदु का ही था और इसीलिए गद्य के प्रवर्तक के रूप में उनका नाम अस्तुल्य भी है। गद्य भाषा और विविध विधाओं के आरंभिक सूत्रपात के श्रेय भारतेंदु युग को निश्चय ही प्राप्त है। इसके बावजूद इस युग में हिंदी का वाक्य गठन, व्याकरण की त्रुटियों के कारण भाषा का सर्वाधिक परिष्कृत रूप सामने नहीं आ सका। लेकिन इस युग ने हिंदी भाषा के लिए ऐसी जमीन तैयार कर दी जिस पर भावी पीढ़ी ने लहलहाती फसल उगाने में सफलता प्राप्त की। इस युग का साहित्य देश प्रेम, सामाजिक सुधार और सामयिक समस्याओं से आबद्ध है। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों, धनिक वर्ग की स्वार्थपरता, छल छद्म, शासन से जुड़े कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, अदालतों के पक्षकार, पाश्चात्य सभ्यता के रूप में सराबोर शिक्षित जन, अकाल, महामारी, शोषण से कराहती आम जनता को चेतनशील बनाने का प्रयत्न इस युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस प्रकार इस युग का साहित्य जनोन्मुखी है। जन चेतना से संबद्ध होने की चेष्टा के कारण ही डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस युग को जनयुग की संज्ञा से अभिहित किया। इस नामकरण में लोक चेतना से जुड़ने की प्रवृत्ति समाहित है। यह इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति भी है, लेकिन इस नामकरण को स्वीकार लेने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उत्तर स्वच्छंदतावाद में जो प्रगतिवादी साहित्य लिखे गए और 70 के बाद आम आदमी की समस्याओं से संबंध जनवादी सक्रिय आंदोलन की भरमार हो रही है और साहित्य की एक बार नहीं कई बार जनता से बिछुड़कर फिर साथ होते रहा है, उसके लिए फिर कौन सा नामकरण ज्ञान संगत होगा। इसलिए जनयुग जैसा नामकरण इस युग के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। पुनर्जागरण से इस युग का संबंध रहा है। कई कृतियों में पुनर्जागरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। काव्य के अतिरिक्त पुनर्जागरण का प्रयास इस युग की पत्र पत्रिकाओं और विविध गद्य विधाओं के माध्यम से हुआ। यही उद्देश्य था इस युग के साहित्यकारों का। वास्तविकता यही है कि इस युग के रचनाकार, संपादक, पत्रकार, प्रचारक ज़्यादा थे, साहित्यकार कम थे। पुनर्जागरण का प्रचार प्रसार उनकी पहली प्राथमिकता थी और साहित्य सृजन का स्थान उनके लिए दूसरा था। इसलिए पत्र पत्रिकाएं ज़्यादा प्रकाशित हुई और पुस्तकें कम।
पुनर्जागरण की इसी प्रवृत्ति की प्रधानता को देखते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस युग को पुनर्जागरण काल के रूप में अभिहित करना ज़्यादा बेहतर समझा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भारतेंदु युग नामकरण से असहमति व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रवृत्ति इतिहासकारों ने प्रायः शुक्ल जी का अनुकरण किया। आधुनिक काल के इतिहास लेखन में सामान्य रूप से उनकी उत्थानवादी शैली ही स्वीकृत कर ली गई। कुछ लोगों ने आधुनिक काल के विकास के प्रथम 2 चरणों को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कहना अधिक संगत समझा, किंतु इन नामों की ग्राह्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की परिकल्पना कर लेने पर युगों की बाढ़ सी आ गई। उपन्यासों के संदर्भ में प्रेमचंद युग और नाटकों के संदर्भ में प्रसाद युग की कल्पना की गई। जितने युग उतने संदर्भ। डॉक्टर सिंह के अनुसार नामकरण प्रवृत्ति मूलक होना चाहिए। भारतेंदु युग प्रवृत्ति मूलक नहीं अपितु व्यक्ति मूलक है। इस तरह के नामकरण से इतिहास में कई प्रकार के विवाद और विसंगतियों का जन्म होता है। अतएव भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं उठनी चाहिए। पुनर्जागरण एक नव जागरण काल के नाम से अभिहित करने से एक लाभ तो यह है कि इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का सहायक बोध हो जाता है, और दूसरा यह कि व्यक्ति विशेष के आधार पर काल विभाजन की अवैज्ञानिक परिपाटी का निराकरण हो जाता है। आगे देखें, भारतेंदु के संदर्भ में एक आपत्ति और भी है। यह आपत्ति काल निर्धारण और नामकरण दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार आचार्य शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1900 से माना है, किंतु स्मरण रखना होगा कि उक्त संवत ऐतिहासिक रूप से इस काल के साहित्य निर्माण का प्रारंभिक वर्ष हो, ऐसी बात नहीं है। आधुनिक काल के साहित्य की प्रवृत्तियों का बीजारोपण इससे भी 50-60 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था, और उसका पल्लवन लगभग नवजागरण काल पुनर्जागरण काल भारतेंदु के समय से हुआ। प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि लगभग 75 वर्षों का समय आधुनिक हिंदी का संधि काल है। यह 75 वर्षों की अवधि नवजागरण काल पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग से पूर्व की बात है, जिसका एक छोर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से संबद्ध तो है, लेकिन दूसरा छोर भारतेंदु काल अर्थात नवजागरण पुनर्जागरण से है। 1857 का भारतीय संग्राम भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसे निरापद रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य के काल का प्रारंभिक बिंदु स्वीकार किया जा सकता है। निसंदेह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, किंतु उनके जन्म वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानने से किसी प्रकार का कोई भी औचित्य नहीं है। सन 1868 से कवि बच्चन सुधा के प्रकाशन से उनकी साहित्यिक सक्रियता का प्रमाण मिलता है। ऐसी स्थिति में भारतेंदु युग का समय 1850 से अर्थात उसके साहित्य में उदय के 18 वर्ष पूर्व निर्धारित करना एकदम असंगत प्रतीत होता है। अतएव आधुनिक युग के प्रथम चरण का नामकरण नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल तथा इसकी काल सीमा 1857 से 1900 तक रखा जाना ही सर्वोत्तम प्रतीत होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो इस काल को भारतेंदु काल न कहकर नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज भारतेंदु युग के नामकरण की सार्थकता और इस नामकरण के विवाद पर चर्चा किया हमने, और आप लोग देखें कि नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल और भारतेंदु काल तीनों लगभग एक ही प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इस काल को हम लोग भारतेंदु काल भी कह सकते हैं, नवजागरण काल भी कह सकते हैं और पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। धन्यवाद।